नमस्कार। आज हम लोग नागार्जुन की काव्य संवेदना पर बातचीत करेंगे। जीवन और जगत की व्याख्या करने में साहित्य की हमेशा केंद्रीय भूमिका रही है। समय समय पर जो विविध राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते रहे हैं समाज में, उनको आगे बढ़ाने का उत्प्रेरक का काम अगर किसी ने किया है तो वह साहित्य ने किया है। हिंदी साहित्य को अगर हम देखें और हिंदी साहित्य का आरंभ जब से हुआ है तब से लेकर के आधुनिक काल तक, मतलब आर्य काल से आधुनिक काल तक, सिद्ध सरापा से लेकर आज तक के कवि तक बहुत सारे परिवर्तन जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हुए हैं, उसको अगर जानना है तो इतिहास तो तथ्यों को केवल बताता है, लेकिन जो चेतना, जो भावना उसके पीछे काम करती है बदलाव की, वह अगर समझना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा साहित्य, हिंदी साहित्य। नागार्जुन का काव्य फलक अत्यंत विस्तृत है और अगर नागार्जुन जिस काल परिवेश में थे, आप जानते हैं कि 1936 से लेकर के और 1996 तक वे काव्य रचना करते रहे, लेकिन उनकी काव्य रचना का जो प्रखर वेग है वो हमें दिखाई देता है प्रगतिवाद, हिंदी साहित्य के प्रगतिवादी युग में। मतलब छायावाद के समाप्त होने के बाद छायावादोत्तर काव्य आता है और उसके बाद प्रगतिवादी चेतना हमारे समाज के साहित्यकारों में आती है और प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन शीर्षस्थ कवि माने जाते हैं। नागार्जुन का जो काव्य फलक है वह अत्यंत विस्तृत है और संवेदना का जो उनका संसार है वह बहुत ही व्यापक है। नागार्जुन मनुष्य और प्रकृति दो उनकी रचना धर्मिता के केंद्रीय बिंदु हैं। वह सामान्य जन की बात करते हैं और प्रकृति की बात करते हैं, वे दोनों से प्रेम करते हैं। उनमें मनुष्य से लेकर प्रकृति तक पूरी तरह से सम्मिलित है। सामान्य जन की भावनाएं, उसका सुख दुख, उसकी पीड़ा, उसका संतरास, उसकी कठिनाइयां, उसके जीवन के मूल्य, उसका आक्रोश, उसका उल्लास, सब कुछ उनकी कविताओं में देखा जा सकता है और वे लोक जीवन के सजग शिल्पी हैं और उन्हें लोक का प्रवक्ता साहित्य में आप कह सकते हैं। वो कहते भी हैं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जनकवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। नागार्जुन आम जनता के जीवन की जो सामाजिक, आर्थिक जो विषमताएं हैं उसको वह व्यक्त करते हैं, उसको व्यक्त करने में पूरी तरह से समर्थ हैं और इसलिए भी समर्थ हैं कि वे उसी समाज से आते हैं। निम्न मध्यम गरीब वर्ग में उनका कृषक परिवार में जन्म हुआ था और जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां उन्होंने झेली थीं और आर्थिक कठिनाइयों, विषमता के कारण ही उनकी जो शिक्षा है वो बेहतरीन शिक्षा नहीं हो सकी। प्रारंभ में वे संस्कृत के एक पाठशाला में पढ़ने गए, फिर उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने स्वाध्याय से बाद में हिंदी, संस्कृत, पाली आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया, उनके शास्त्रों का अध्ययन किया, पुस्तकों का अध्ययन किया। अंग्रेजी भाषा के जानकार नहीं थे, इसलिए जो विदेशी विचारधारा अंग्रेजी पुस्तकों में या अंग्रेजी अखबारों में छपती थी वे उससे बहुत परिचित नहीं थे। बावजूद इसके जो उनका प्रगतिवाद है वो भारतीय जनता की पीड़ा से उपजे आक्रोश के कारण है, क्योंकि वह उस आक्रोश को, उस पीड़ा को स्वयं भोगते हैं और उनके मन में यह विचार आता है कि इस पीड़ा से मुक्ति चाहिए संपूर्ण जनता को। उनकी कविता केवल भोगा हुआ यथार्थ ही नहीं है, बल्कि वह जीवन की कड़वी सच्चाई है उसमें, और उस जीवन की कड़वी सच्चाइयों में
जिस प्रकार से उनकी कविता उभरती है, वह उनकी उसे देखा जा सकता है, वह जैसे कड़वी सच्चाइयों का एक पुलिंदा है। अपनी एक कविता अकाल और उसके बाद में वे जो लिखते हैं, वह एक अकाल और उसके बाद की उस कविता का के हालात का जो उन्होंने वर्णन किया है, जो शब्दों में उसे उकेरा है, वह 60 के दशक का भारत के राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास के 60 के दशक का जैसे जीवित दस्तावेज है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक काली कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। आप कल्पना कर सकते हैं अकाल के समय, अकाल के बाद की है जो कविता उनकी है, जैसे वो एकदम स्पष्ट बयान करती है कि 60 के दशक का जो समाज था, जो वह किन विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा था। चूल्हा, चक्की, इसका जैसे मानवीकरण कर दिया है। वह भी उदास रह रहे हैं। छिपकलियों, जो जो जीव हैं, छिपकलियां हैं, जो कुत्ते हैं, जो इनकी जो स्थिति है बहुत खराब रहती है उस अकाल के कारण। और 60 के दशक का जो दीनता है, जो गरीबी है, उसका जैसे दस्तावेज प्रस्तुत कर देते हैं। वे अकाल के समय जो निम्न मध्यम वर्ग का जो घरेलू जीवन है, उसका जैसे पूरा चित्र उन्होंने खींच दिया है। मनुष्य के साथ साथ छिपकलियां, चूहे भी विषम परिस्थिति का शिकार हैं, उससे पराजित हैं। इसका वर्णन नागार्जुन जी करते हैं। चाहे अकाल का चित्र हो, चाहे गांव की पाठशाला का चित्र हो, वह पाठशाला जो आजादी मिलने के बाद जो नागार्जुन के समय में उन्होंने जो देखा कि जो शिक्षा को लेकर के एक स्वप्न था, वह स्वप्न कैसे ध्वस्त होता है। और वे शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षालय तीनों की दुर्व्यवस्था का जैसे यथार्थ जीवंत चित्र जो प्रस्तुत करते हैं, गांव की पाठशाला का जो चित्र प्रस्तुत करते हैं अपनी कविता की संवेदना के उच्च स्तर पर पहुंचकर, वह उस समय की शैक्षिक व्यवस्था को दर्शाती है। वे लिखते हैं, घुन खाए सहतीरों पर, घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचें। फटी भीत है, छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे। इसी तरह दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। आप कल्पना कीजिए उस समय शिक्षा की क्या स्थिति थी, शिक्षक की क्या स्थिति। उनकी प्रेत का बयान कविता देखिए। प्रेत का बयान कविता में वे स्वतंत्र भारत का जो अध्यापक है, अकाल और भुखमरी के कारण कितना दुखी है, उसका वर्णन मिलता है। नागार्जुन की कविता में लोक जीवन की विद्रूपताएं हैं। नागार्जुन की कविता में भूख, दरिद्र, अभावग्रस्त, निम्न वर्ग एवं जो मध्यम वर्ग की अछूती संवेदनाएं हैं, वह दिखाई देती हैं, जिसको किसी कवि ने नहीं लिखा, क्योंकि वे उसी बीच से आते थे, इसलिए उन्होंने वैसा लेखन किया। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है कि जो वस्तु औरों की संवेदना को अछूती छोड़कर चली गई, वही नागार्जुन के कवित्व की रचना की भूमिका है, उनके कविता की रचना की भूमिका है। जो पीड़ित लोग हैं, उन पीड़ित लोगों की संवेदना जैसे नागार्जुन की रचना की भूमिका तैयार करती है। और नागार्जुन उस समय समाज और जो जिस वर्ग में वे पैदा हुए थे, वे जहां पैदा हुए थे, जिस अंचल में पैदा हुए थे, जिस लोक में पैदा हुए थे, उस लोक की दीनता से
उनकी कविता उपजती है। और जिसे उन्होंने देखा, महसूस किया, जिसको उन्होंने जिया, वह भुखमरी, वह अकाल, वह बाढ़, वह महंगाई, वह भ्रष्टाचार, उसके दुख दर्द को स्वयं सहा और उससे त्रस्त जनता के दुख दर्द को उन्होंने लिखा। नागार्जुन लिखते हैं, कहीं बाढ़ भूचाल कहीं पर, कहीं बाढ़ भूचाल कहीं पर, कहीं अकाल कहीं बीमारी, महंगाई की क्या नजीर है मानो द्रुपद सुधा की सारी, भूखो मरो चबाओ पत्ती, भूखो मरो चबाओ पत्ती, मगर अन्न का नाम न लेना, कहीं न तुम भी पकड़े जाओ, कहीं सफाई पड़े न देना। अन्न की चोरी हो रही थी, महंगाई द्रौपदी की साड़ी की तरह बढ़ रही थी। क्या वर्णन किया है उस समय के। कलात्मकता नहीं है, जीवंतता है इसमें। वो जो दुखों, तकलीफों, दर्द की बयान बाजी करते हैं, वो बयान जो है वो उनके खुद का भोगा हुआ यथार्थ, उस समाज जिसके बीच वह रहते थे उसकी कड़वी सच्चाइयां हैं। वे अत्याचार करने वालों को जैसे चेतावनी देते हैं, युग को समझ नहीं पाए, युग को समझ नहीं पाए, युग को समझ नहीं पाते भूसा भरा दिमागों में, युग को समझ नहीं पाते भूसा भरे दिमाग, लगा रही जिनकी नादानी, पानी में भी आग, आक्रोश व्यक्त करते हैं। नागार्जुन की कविता आम आदमी की वेदना से उपजी हुई कविता है। वह लोक के प्रति प्रतिबद्ध हैं और लोक के प्रति जो उनके मन में संवेदना है, उस संवेदना से उपजी हुई उनकी कविता है। लोक जीवन में जो व्याप्त वैमनस्य है, जो संत्रास है, जो पीड़ा है, वह उससे उपजी हुई कविता है। खेत में काम करने वाला जो खेतिहर मजदूर है, जो श्रमिक है, जो किसान है, जो रिक्शा चालक है, जो कुली है, जो ठेला खींचने वाला है, धान कूटने वाली जो किशोरियां हैं, लड़कियां हैं, फुटपाथों पर पड़े हुए जो भिखारी हैं, गूंगे बहरे लोग हैं, हिमालय की बर्फीली घाटियां हैं, देश पर अभिमान करने वाला, देश की सीमा पर डटा हुआ जवान है, सैनिक है, सामाजिक जो तमाम विद्रूपताएं हैं, वो उनकी कविता का मूल विषय है, मूल बिंदु है। और साथ ही यह भी ना भूलें, उनके समय जो गरीबी थी, कूड़े कचड़े में अन्न बीनने वाले, चुनने वाले जो बच्चे हैं, जो भिखारी हैं, जो भिक्षुक हैं, वो भी उनकी कविता के मूल बिंदु हैं, विषय वस्तु हैं। आप कल्पना करिए, कभी इस प्रकार की कविता नहीं लिखी गई। जीवन के यथार्थ, समाज के यथार्थ का वर्णन वो करते हैं। 60 के दशक में क्या स्थिति थी, उसका वर्णन वो करते हैं। नागार्जुन स्वाधीन भारत का उस समय जो चित्र था वह खींचते हैं। देश हमारा भूखा नंगा घायल है बीमारी से, देश हमारा भूखा नंगा घायल है बेकारी से, मिले न रोटी रोजी भटके दर दर बने भिखारी से, कानूनों की सड़ी लाश पर प्रजातंत्र के झंडे हैं, निश्चय राज बदलना होगा, शोषक नेताशाही का, पदलोलुप दलबंदी का, भ्रष्टाचार तबाही का। वे देशभक्त रचनाकार हैं। उनकी संवेदना देशभक्ति से अलग नहीं है। वे लिखते हैं, खेत हमारे, भूमि हमारी, सारा देश हमारा है, इसीलिए तो हमको इसका चप्पा चप्पा प्यारा है। नागार्जुन किसानों, मजदूरों की जो वास्तविक स्थिति है उससे वे बहुत दुखी हैं, संवेदनशील हैं, भावुक हैं, और उनको इस बात का दुख है कि ये जो दुखी और पीड़ित लोग हैं, ये कोई बाहरी नहीं हैं, ये अपने ही देश के लोग हैं, अपने लोग हैं जो यमदूतों की तरह अपने लोगों का शोषण करते हैं, उसका वर्णन करते हैं।
नागार्जुन और लिखते हैं, मडराती है यम की नानी, मडराती है यम की नानी, खेतों में खलिहानों में, भूख अकाल महामारी की, फसल उगी मैदानों में, लूटपाट की होड़ मची है, नरभक्षी हैवानों में, लटक रहा ताला गल्ले की सरकारी दुकानों में। प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन का केंद्रीय स्थान है। उनकी रचनाओं का कथ्य, शिल्प, मानवीय संवेदना, पूरी तरह से रचना धर्मिता के अनुरूप है। समकालीन यथार्थ निष्ठा, प्रगतिशीलता, मानवीय सहानुभूति, वर्गीय चेतना उनकी कविता का वैचारिक पक्ष है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने एक बार लिखा था कि नागार्जुन मजदूरों, किसानों और गरीब जनता के समर्थ पक्षधर हैं। समकालीनता से जुड़ा हुआ ऐसा क्रांतिकारी लेखक पूरे हिंदी साहित्य में कोई नहीं हुआ। नागार्जुन का जीवन दर्शन विचारधाराओं के स्वस्थ संघर्ष का प्रतिफलन है। समाजवाद, मानवतावाद, मार्क्सवाद इनकी विचारधारा है। वे मानव मुक्ति के पक्ष में बोलते हैं, अभावग्रस्त लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। वे समस्या के समाधान का वास्तविक बिंदु इसी भारतीय समाज में तलाशते हैं। वे, उनकी रचनाओं में मानवतावाद पूरी तरह से है। वे ठेला खींचने वाले, धूल धुआं और भाप से पीड़ित मजदूरों, जहां थके मादे हारे यहां वहां पड़े रहते हैं, उन फुटपाथों पे पड़े रहते हैं, उनका वर्णन करते हैं। नागार्जुन हमेशा साधारण सामान्य के रचनाकार रहे हैं। वे जनता और मानवता के पक्षधर हैं। प्रकृति की भावात्मक सत्ता और ग्राम जीवन की सहजता नागार्जुन को हमेशा आकर्षित करती है। नागार्जुन को अपने देश, वहां की प्रकृति, वहां के लोगों से काफी लगाव है। उनकी कविताओं का सामाजिक यथार्थ छद्म प्रगतिशीलता का उद्घाटन करता है। वे साम्राज्यवाद, पूंजीवाद का विरोध करते हैं। उसके मूल में उनकी राष्ट्रीय चेतना, देश की धरती से प्रेम, प्रकृति से लगाव स्पष्ट दिखता है। वे देश की धरती से प्रेम दर्शाते हैं और लिखते हैं, आज तो मैं दुश्मन हूं तुम्हारा, पुत्र हूं भारत माता का। आज तो मैं दुश्मन हूं तुम्हारा, पुत्र हूं भारत माता का, और कुछ नहीं हिंदुस्तान हूं। प्राणों से भी प्यारे हैं मुझे अपने लोग, प्राणों से भी प्यारे हैं मुझे अपने भाव। उनको इस बात का दुख है कि अपने लोग ही हैं जो यमदूतों की तरह अपने लोगों का शोषण कर रहे हैं। नागार्जुन हमेशा साधारण सामान्य के रचनाकार रहे हैं। 1936 से लेकर के 1996 तक देखा जाए तो लगता है कि वे किसी वाद से भले प्रभावित रहे, उसमें विचलन देख उन्होंने उसकी भर्त्सना की, उस वाद की, और उनकी रचना में सामान्य जन की ही प्रतिष्ठा है। उसके आगे जो भी आड़े आया, चाहे वो जिस विचारधारा के थे वह विचारधारा आड़े आई, या कोई व्यक्ति या कोई संगठन या कोई राजनीतिक दल, उन्होंने उसका जोरदार विरोध किया। उनकी जो काव्य की संवेदना इस प्रकार से प्रकट होती है। एक बार नागार्जुन से पूछा गया कि वे कविता कब लिखते हैं, तो उनका उत्तर था, जब गुस्सा आता है तब लिखता हूं, जब मूड में होता हूं तब लिखता हूं। उनके प्रति जो व्यवस्था का संचालन करते हैं और जो जनता के पीड़ा का कारण है, उनके प्रति उनके मन में बड़ा आक्रोश है। और वे लिखते हैं कि नागार्जुन अपने विस्कीट नामक निबंध में लिखते हैं कि भारतीय काव्य की समीक्षा में 9 रस माने गए हैं, परंतु अपने कटु तिक्त चरपरी रचना के सिलसिले में मुझे एक और ही रस की अनुभूति
होने लगती है, यह है विक्षोभ रस। बहुजन समाज की व्यापक विपन्नता से यदि आपका प्रत्यक्ष परिचय है, तब आपको विक्षोभ रस का अनुभव होगा। दरिद्रता, अज्ञान, गुलामी, रूढ़िग्रस्तता, रोग, विषमता, इनके प्रति हमारे मन में चरम घृणा का अनुभव नहीं हुआ तो हम बहुत बड़ी प्रवंचना के शिकार होंगे। गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 10-5 लाख की नहीं है, यह तो हमारी संपूर्ण जनसंख्या के आधे से भी ऊपर है। ऐसी स्थिति में यदि मेरी चेतना विक्षुब्ध भावभूमि पर विराजमान हो गई तो अस्वाभाविक नहीं है। इस प्रकार से नागार्जुन की काव्य में जो संवेदना हमें दिखाई देती है, वह हमको समझ में आती है कि 60 के दशक में हमारे समाज की क्या स्थिति थी और उस स्थिति के कारण उनकी जो संवेदना है हमारे सामने आती है। उन्होंने प्रकृति पर लिखा, उन्होंने राजनीति पर लिखा, उन्होंने ईरान इराक के युद्ध पर लिखा। कोई ऐसा विषय न था जिसके प्रति उनकी भावनाएं विमुख रही हों, उपेक्षित रही हों। वे महात्मा गांधी के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने गांधी के अनुयायियों के द्वारा जब देखा कि उन्हीं के पथ का अनुसरण नहीं होता, गांधी के बंदरों के नाम पर उन पे व्यंग्य किया उन्होंने। वे मार्क्स से प्रभावित थे, लेकिन जब चीन ने भारत पर हमला कर दिया तो उन्होंने कटु आलोचना की मार्क्स के सिद्धांतों के मानने वालों की। उन्होंने कहते हैं कि मार्क्सवादी पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था। वे बौद्ध धर्म में जाते हैं, वहां विचलन देखते हैं तो वे वहां से भी बहुत निराश होते हैं, उनकी भी कड़ी आलोचना करते हैं। वे जयप्रकाश नारायण से बहुत प्रभावित होते हैं और संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में जेल भी जाते हैं और जेल में वो जो देखते हैं कि जो उनके साथी हैं, जिनसे प्रभावित होकर के वे आंदोलन में कूदते हैं या जिनकी विचारधारा से वे प्रभावित हैं, उनकी कथनी और करने में बहुत अंतर है। ऐसा देख करके वे उनकी भी कड़ी आलोचना करते हैं। संपूर्ण क्रांति के आह्वान के बाद जो सरकार बनती है, मोरारजी भाई देसाई उसके संचालनकर्ता होते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं और वे उसके अंतर्कलह और विरोधों को देखते हुए खिचड़ी विप्लव लिखते हैं और मोरारजी देसाई की बड़ी कड़ी आलोचना करते हैं और व्यंग्य में कविताएं लिखते हैं। नागार्जुन ने किसी को भी नहीं बख्शा। जन के हित के लिए, उसके हित में जो भी बाधक बना, जो भी विचारधारा, जो भी राजनीतिक दल, जो भी वाद, जो भी संवाद, जो भी राजनीतिक कद का व्यक्तित्व, उन सबको नागार्जुन की व्यंग्योक्तियों का, उनके आक्रोश का, उनकी संवेदना का प्रहार झेलना पड़ा।